हेलो स्टूडेंट। मैं रमेश प्रसाद बडोनी, प्रवक्ता फिजिक्स, राजकीय इंटर कॉलेज मिश्रासपट्टी में कार्यरत हूँ। और जैसे कि हमने पिछले सेशन में बातचीत की थी विद्युत क्षेत्र पे, और हमने विद्युत क्षेत्र को ज्ञात किया था, और उसके द्वारा हमने ये भी पता लगाने की कोशिश की थी कि हम विद्युत क्षेत्र को अलग अलग बिंदुओं पर कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद हमने थोड़ी सी जो चर्चा की थी वो विद्युत बल रेखाओं पे बातचीत की थी और उनके गुण धर्मों पे बातचीत की थी। आज हमारा जो मुख्य विषय होगा वो होगा कि हम एक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव को समझाएंगे। उसके कारण क्या बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, यानी डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसको जानेंगे। और उसके बाद हम ये बताएंगे कि किसी डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर जैसे हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी ज्ञात करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि हम डाइपोल के अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, यानी दोनों स्थितियों में हम यहाँ पर डाइपोल मोमेंट के कारण या डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम डाइपोल की एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे कि डाइपोल की एनर्जी क्या होती है। तत्पश्चात हम ये बताएंगे कि जो डाइपोल है उसके जो एनर्जी है उसके एनर्जी के कारण हम क्या अन्य चीजों को ज्ञात कर सकते हैं, यानी हम भिन्न भिन्न निकायों पर डाइपोल की भिन्न भिन्न स्थितियों पर ऊर्जा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी विद्युत क्षेत्र में गति कराएं या उस पार्टिकल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजें, तो हम ये देखेंगे कि पार्टिकल का जो पाथ है वो किस तरह का है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इस लेसन में आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि हमारे पास एक सिस्टम है और उस पर लगने वाले आवेश या वहाँ पर जो आवेश हैं वो Q1, Q2, Q3 या आदि वहाँ पर आवेश हैं जिनके बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और उन वो किसी बल को अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न आवेशों के कारण जो कुल तीव्रता होगी वो इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिशों के बराबर होगी। यानी अलग अलग स्थिति में हम अक्ष के अनुदिश और लंबवत स्थिति में ये देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण भी कैसे बदलती है या कैसे वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास सामने जो डायग्राम है वहाँ पर हमने तीन अलग अलग आवेशों को Q1, Q2 और Q3 को लिया है। और हम ये देख रहे हैं कि जिस स्पेस में ये रखे गए हैं उस स्पेस में एक स्वतंत्र बिंदु के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं और वहाँ पर इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र व्यक्तिगत आवेशों के कारण उत्पन्न क्षेत्र का एक सदिश योग होता है। हम इसको एक इंटरैक्टिव के माध्यम से भी यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्पेस है, उस स्पेस में ये अलग अलग आवेश हैं और उन आवेशों के कारण इनके बीच में एक फोर्स पैदा हो रहा है। तो जो यहाँ पर Q1, Q2 है ना, ये जो आवेश हैं ये एक दूसरे के बीच में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जब आवेश फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे तो उनके बीच में हम यहाँ पर वेक्टर सम करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक आवेश दूसरे आवेश के कारण या एक आवेश दूसरे आवेश के सापेक्ष कैसे बल को अनुभव कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका टोटल फोर्स कंपोनेंट ज्ञात करेंगे और उसे हम एक ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं या सीधा सीधा वेक्टर सम कर सकते हैं। तो जो टोटल फोर्स है, हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे फोर्स या फोर्स की डायरेक्शन या उनका मैग्नीट्यूड हम चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास उनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो जो आपको यहाँ पर ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है वो रिजल्टेंट है बिटवीन Q1 Q2 या Q1 Q3 या Q2 Q3। तो ये जो रिजल्टेंट है वो ये बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पर E1, E2, E3 ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस उनका जो हम वेक्टर सम करेंगे तो वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेंगे। इसी तरह से हम अब ये कह सकते हैं कि हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो है जो वेक्टर है
इलेक्ट्रिक फील्ड का वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, यानी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। इसी तरह से अब हम ये बात करेंगे एक द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव की, जिसके कारण हम ये बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो सबसे पहले हम अक्षीय रेखा में एक बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर दो आवेश हमने रखे हुए हैं, एक डायपोल का जो निर्माण कर रहे हैं Q1 और Q2 कह लीजिए, या माइनस Q और प्लस Q कह लीजिए, और इनके बीच में जो दूरी है वो 2D हमने मान ली। तो क्या होगा, इसके कारण, इस डायपोल के कारण अगर हम इसके आसपास कोई बिंदु रखते हैं, जैसे हमने ये बिंदु P रखा है और इस बिंदु P पर कोई टेस्ट चार्ज है, से Q या Q0, तो हम ये देखेंगे कि इस डायपोल के कारण इस बिंदु P पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस डायपोल के अलोंग यानी एक्सियल पोजीशन पे हमने इस समय इस पॉइंट चार्ज को रखा हुआ है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि ये जो डायपोल है इसके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने 2D ले ली, फिक्स कर ली, है ना। और बिंदु P एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। और यह बिंदु P जो डायपोल का सेंटर है उससे r दूरी पर स्थित है। तो जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से जो यहाँ पर E1 होगा उसका मान कितना होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर अलोंग BP, यानी BP एक्सिस के साथ। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर जो E2 होगा उसका मान कितना होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस डी का होल स्क्वायर अलोंग PA। आप यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पर ये मान होंगे, ये R माइनस डी का होल स्क्वायर होगा और ये R प्लस डी का होल स्क्वायर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर समझना। अतः यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसका जो अधिकतम मान होगा वो क्या होगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस और डिफरेंस ऑफ E2, यानी हम डायरेक्शन उसकी रिवर्स कर देंगे, इसलिए E1 माइनस ये E2 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो इसी डायपोल में जो हमारा टोटल E होगा वो फॉर्मूले के हिसाब से इन मान को हम रख देंगे E1 और E2 के, तो वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस डी का होल स्क्वायर अलोंग BP। हम BP के अलोंग इसको निकाल रहे हैं। तो टोटल जो E होगा वो सॉल्व करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4πε0 को कॉमन ले लेंगे, बाकी जो वैल्यू उसका अंदर रख देंगे। ठीक है, इसी तरह से जो टोटल हमारा Q यहाँ पे हो गया, हम इसको सॉल्व करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के हिसाब से इसका एलसीएम ले लेंगे हैं। तो यहाँ पर जो ये फार्मूला बन गया वो क्या बन गया, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 और ये हो गया 4RD अपॉन R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर अलोंग BP। वो तो सेम कंडीशन वही है। अब हम यहाँ पे कह देते हैं कि D बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, यानी डायपोल का जो डिस्टेंस है वो कम है और R बहुत दूर है। तो बिंदु P पर जो है उस समय E का जो मान होगा वो क्या होगा, यानी D नेग्लिजिबल हो गया, तो E का मान हो गया Q अपॉन 4πε0 Q RD अपॉन R की पावर 4। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अतः ये क्या हो गया है, Q अपॉन 1/4πε0 4D अपॉन R क्यूब। इसी को सॉल्व कर लें तो हम जानते हैं, क्योंकि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2D है, ये तो हमने पीछे पढ़ा है कि जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है, चार्ज गुणा डायपोल के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 2D उसका गुणा कर दिया। इस मान को हम यहाँ पे रख देंगे, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब अलोंग BP, यानी अभी हम जो एक्सिस फिक्स कर रहे हैं वो BP। चित्र में आप देख लीजिए, तो चित्र के हिसाब से आपको ये समझ आता है। तो यहाँ पर जो टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिजल्ट क्या आया, 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब। इसी तरह से हम यहाँ पर E R के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी E का मान यहाँ पर ये शो करता है R के रिस्पेक्ट में, यानी ये जो दूरी है ये दूरी बढ़ने से E का मान लगातार घटता है, यानी अलग अलग R के मान के लिए E का मान सतत रूप से क्या होता है, घटता चला जाता है। तो ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअसली क्या दिखा रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। तो हमें इससे ये स्पष्ट होता है। अब हम ज्ञात करेंगे
जो हमारा डाइपोल है उसके कारण किसी निरक्षीय स्थिति पर रखे बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, यानी अभी हम इससे पहले अक्षीय स्थिति में ज्ञात कर रहे थे, अब हम निरक्षीय स्थिति में, यानी हम इक्वेटोरियल एक्सिस पे या परपेंडिकुलर एक्सिस पे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है ज्ञात करेंगे, और किसके कारण, डाइपोल के कारण। तो अभी हमने जो पीछे था वो जो पॉइंट चार्ज था वो हमने कहाँ पर रख दिया, पॉइंट पी पे, लेकिन वो डाइपोल के अलोंग इक्वेटोरियल एक्सिस पे हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पर वही जो पीछे वाला डायग्राम था वो डायग्राम हमारा इस तरह से दिखेगा, यानी यहाँ पर -q + q दो चार्ज हैं इक्वल एंड अपोजिट, और p पॉइंट पर हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आप इसकी डायरेक्शन देख रहे होंगे, तो जो E1 है वो टुवर्ड्स -q है, और E2 जो है वो अवे फ्रॉम +q है। तो यहाँ पर भी हम सरलता से ये कह सकते हैं कि अगर हमें लंबवत एक्सिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो वो चित्रानुसार क्या होगा, E1 और E2 का सदिश योग के बराबर होगा। तो E बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी यहाँ पे वेक्टर रिजॉल्व हो जाएगा। जो E होगा वो कहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा, E2 और E1 के बीच का जो ये जो वेक्टर है इसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा वो E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। तो इसको अगर हम इसके मान को देखें, क्योंकि हम जानते हैं E का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q/r + d/2 का होल स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है ये हाफ डिस्टेंस लेंगे, 2d तो टोटल डिस्टेंस है, तो ये d/2 हो जाएगा। तो इन वैल्यू को यूज करते हुए हमारे पास टोटल E जो है वो कितना हो जाएगा, E1 की वैल्यू रख दीजिए, E2 की वैल्यू रख दीजिए, cos थीटा दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। और cos थीटा को हम कैलकुलेट कर लेंगे फिगर से। तो ये जो डायग्राम है यहाँ से हम cos थीटा के वैल्यू निकाल देंगे, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा = d/2 √r² प्लस d/2 का होल स्क्वायर। हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो इस जगह पे पुट कर देंगे cos थीटा का, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को हम अगर आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें फिर से पता है कि यहाँ पर जो है 2q और जो d है वो फिर से यहाँ पर क्या बनाएगा, डायपोल बनाएगा। तो उस डायपोल के हिसाब से हम यहाँ पर फिर इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, हमारे पास वही कंडीशन फिर से है कि यहाँ पे r बहुत बड़ा है d से, है ना, तो यानी d छोटा है r से, तो d/2 जो है वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E = 1/4πε0 p/r³। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया अलोंग द इक्वेटोरियल एक्सिस। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में हम आगे बढ़ेंगे किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, यानी हम ये करेंगे यहाँ पर पता लगाएंगे कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर हम किसी डायपोल को रख देंगे तो उस डायपोल की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, ये स्थितिज ऊर्जा हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल रखा है, तो वो अपनी विराम स्थिति को यहाँ पर बदलते समय कुछ कार्य करेगा, किसी एंगल पे घूमेगा, तो यहाँ पर एक क्या पैदा होगा, बल युग्म बनेगा, जो आप देख रहे होंगे, एक +q आवेश के कारण बनेगा, एक -q आवेश के कारण बनेगा। तो ये जो आघूर्ण होगा वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा और थीटा एंगल पे ये डायपोल घूमने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा टॉर्क होगा, बल आघूर्ण होगा, वो किसके बराबर होगा, हमें पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे जैसे हमने पीछे भी किया है, ये हो गया PE sin थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान अगर हम बदलेंगे तो आघूर्ण का मान भी बदलेगा, यानी जो डाइपोल है अगर वो थोड़ा भी उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसमें होता है तो उस समय वहाँ पर जो बल आघूर्ण है और कोणीय विस्थापन है उसका जो गुणनफल है वो कार्य के बराबर होगा। यानी हमारा d थीटा का गुणा अगर हम कर दें किसके साथ, अपना आघूर्ण के साथ, तो वो जो गुणनफल होगा वो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर वर्क डन। और वही वर्क डन जो है हमारा किसके रूप में होगा, एनर्जी के रूप में, यानी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ही यहाँ पर ऊर्जा का काम करेगा। तो dW = क्या हो गया, बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, है ना।
तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम इसका टोटल वर्क डन निकाल दें तो इंटीग्रेट कर देंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब थीटा का जो मान है वो वेरी करेगा, हमारा एक मिनिमम से मैक्सिमम ये कितना जा सकता है। तो हमने यहाँ पर जस्ट इमेजिन कर लिया कि मान लीजिए थीटा 0 से थीटा तक ये डायपोल को घुमाता है मैक्सिमम। तो यही मान जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पी कॉस थीटा। और कॉस थीटा, थीटा 0 से थीटा तक वेरी कर रहा है, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 ये हम लिमिट रख देंगे। अब यहाँ पर हम कंडीशन पुट कर सकते हैं कि यदि हमारा थीटा 0 है, मिनिमम है, तो उस समय हमारा जो W होगा, हम इस 0 को यहाँ रख देंगे तो cos 0 1 होता है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसी तरह से हम और विशेष परिस्थितियों में देख सकते हैं कि थीटा अगर 90 डिग्री है तो उस समय जो आपका वर्क डन होगा वो PE के बराबर हो जाएगा, और यदि थीटा 180 डिग्री होगा तो जो वर्क डन होगा वो 2PE होगा। तो यहाँ पर हमने ये इसकी जो वर्क डन है वही हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम आगे ज्ञात करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश को अगर वहाँ पर त्वरित किया जाए, गतिमान किया जाए, तो उसका जो गमन पथ है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। यानी हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, ट्रेजेक्टरी ऑफ मूविंग चार्ज कैरियर व्हेन इट पासेस थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरता है तो हमें ये बताना है कि उस समय उसका जो पथ है, वो रास्ता है, वो किस तरह का होगा। यानी हम वो रास्ता यहाँ पर डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है, और कई बार इसका डेरिवेशन भी आता है, तो हमें ये निकालना आना चाहिए। अब हम इसको यहाँ पर ध्यान से देखें कि हमारे पास ये जो सामने डायग्राम बना है, हम यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, से पैरेलल प्लेट हैं दोनों। इन दोनों प्लेटों के बीच में हम एक आवेश का गमन दिखा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से मूव कर रहा है, तो इसका जो नेचर है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये पैराबोलिक पाथ लगभग फॉलो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूवर्ड्स पॉजिटिव मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश करता है कि जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आवेश सतत रूप से गतिमान होता है या उसके अंदर वो प्रवेश करता है, तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। तो इसको हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे और निकाल के देखेंगे कि वास्तव में ये पैराबोलिक है या नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेशित कण को हम प्रवाहित करें या भेजें तो वो प्रक्षेप्य गति करता है, जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में भी पढ़ा है। ठीक है, तो उसी तरह से एक आवेश को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजेंगे तो वहाँ भी इसका जो पथ होगा वो हमें ज्ञात करना है कि वो कैसे होगा। तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्स एक्सिस के अनुदिश गतिमान है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी वेग से मूव कर रहा है, तो उसका जो मूवमेंट है वो अलोंग वाई एक्सिस यानी ऋणात्मक दिशा की ओर वो प्रवेश करेगा। ठीक है, अगर हम इस प्लेट को उल्टा करके देख लें, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर एक्स अक्ष के अनुदिश यहाँ पर कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन वाई अक्ष पर बल लगेगा। तो वो बल कितना होगा, जैसे कि हम जानते हैं F इजिकल टू क्यू ई होता है, क्यू की जगह ई रख देंगे। अतः इस बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन को गति देने में त्वरण उत्पन्न होगा उसका मान क्या होगा, F इजिकल टू एम ए, जहाँ पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, त्वरण ज्ञात कर रहे हैं तो ए इजिकल टू एफ बटे एम। एम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और यहाँ पर जो a है वो हम त्वरण को ज्ञात कर रहे हैं कि a जो त्वरण है वो यहाँ पर क्या हुआ, हम फोर्स के कारण यहाँ पर वो उत्पन्न हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन की जो गति है, जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई, तो फोर्स के कारण हुई, जो फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया। अब ऐसी स्थिति में अगर इलेक्ट्रॉन x दिशा में 1 सेकंड में बिना त्वरण चेंज किए हुए प्रवेश करेगा, तो उस समय उसकी जो अनुदिश जो दूरी होगी वो x इजिकल टू क्या होगी, v इंटू टी। v मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी उस समय होगी वो ये होगी, या v इजिकल टू एक्स अपॉन टी, तो x इजिकल टू वी टी। इसी तरह से
वाई अक्ष पर इलेक्ट्रॉन की गति में यदि त्वरण उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग लगातार बढ़ेगा। तो टी सेकंड में वो कितनी दूरी चलेगा, तो जैसे कि हम ग्राफ में भी देख रहे हैं, चित्र में भी देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2a/t²। अब हम इन तीनों समीकरणों को हम जो सॉल्व हम करेंगे, यानी x का वैल्यू रख देंगे, y का वैल्यू रख देंगे, a इज इक्वल टू f/m रख देंगे, तो यहाँ पर जो y का मान है वो क्या हो जाएगा, 1/2 E यानी कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र, स्मॉल ई यानी आवेश बटे m गुणा x/v का होल स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पैराबोला की है। जैसे सिंपली पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 4x², तो 1/2 ये तो कांस्टेंट है, तो ये जो चेंज होगा y इज इक्वल टू x/v का होल स्क्वायर। तो ये जो कंपोनेंट है एक्स स्क्वायर का और y का जो रिलेशन है, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन का रिलेशन है। यानी यहाँ पर ये बताता है कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक है, परवलयाकार है। अतः किन्हीं दो प्लेटों के बीच यदि वो चार्ज प्लेट है, यानी वो विद्युत क्षेत्र है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा, जो कि हमने इक्वेशन से निकाल के यहाँ पे सॉल्व कर लिया तो हमें मिल गया। इसी तरह से हम उस इलेक्ट्रॉन की कितनी गतिज ऊर्जा होगी उसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2mv²। तो m का वैल्यू हम अभी ये जो इक्वेशन हमने ऊपर निकाली है उसके हिसाब से रख सकते हैं, v की वैल्यू रख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल जाएगा, एनर्जी का पैटर्न निकल जाएगा कि कितनी एनर्जी होगी। अब हम यहाँ पर इसी जो चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पास किया गया तो उसने कितनी उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हुई है, कितना वो पाथ बदलता है, उसको हम एक इंटरैक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम उसको इंटरैक्टिव से अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम ये देख लेंगे कि वो कैसे मूव करते हुए दिखाई देगा। तो आप देखिए, हम यहाँ पर इसको दो प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये कैसे हो रही है, एक पैराबोलिक पाथ में जा रही है। ठीक है, यानी ये इंटरैक्टिव ये शो करता है कि ये मूविंग इलेक्ट्रॉन कैसे इसका पाथ है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं प्लेटों के बीच में, तो आप देखिए इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री का भी मान बदल रहा है, उसका रास्ता बदल रहा है। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि जैसे डिस्टेंस चेंज हो रही है तो ये कैसे बदल रहा है। हम चार्ज पार्टिकल का नेचर बदलेंगे या वेलोसिटी बदलेंगे, तो जैसे ही हम वेलोसिटी चेंज करेंगे वैसे हम देख रहे हैं ये दूर जा रहा है ना। हम इसको घटाते चले जाएंगे तो ये पीछे से चलेगा, है। हम पार्टिकल का मास बढ़ाएंगे तो मास बढ़ाने से भी हम वेलोसिटी देख लेंगे, ट्रेजेक्ट्री देख लेंगे, है ना। हम वोल्टेज चेंज करेंगे तो वोल्टेज से भी हम देख लेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो चाहे डिस्टेंस हम घटाएं बढ़ाएं चाहे कुछ भी करें, हर स्थिति में ये एक तरह का पैराबोलिक डिस्टेंस जो है यहाँ पर दर्शाता है। ये एक पैराबोलिक पाथ में चलता है, यानी एक परवलयाकार पथ इसका होता है जो यहाँ पर सिद्ध होता है। तो एंड ऑफ दिस चैप्टर में इस यूनिट का जो पार्ट है उसमें हम अब थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि आवेशों के निकाय के कारण तीव्रता कितनी होती है। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को हमने एक्सप्लेन करा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भिन्न भिन्न पार्टिकल की वजह से उसका हम वेक्टर सम ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह से हमने अक्षीय स्थिति में जो है किसी डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है वो ज्ञात किया। निरक्षीय स्थिति में यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में डायपोल मोमेंट कितना होता है, यानी उसके कारण हम ई का मान फिर से निकालेंगे, तो वो हमने निकाल के देख लिया। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की कितनी होती है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, विद्युत क्षेत्र में रखा होता है, वो हमने ज्ञात कर लिया। और आखिर में हमने अभी जो ज्ञात किया वो क्या ज्ञात किया कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ क्या होता है, जो कि हमने सिद्ध किया कि वो पैराबोलिक पाथ में मूव करता है, यानी उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी है, पैराबोलिक। तो इस तरह से हमने जो है इस बात को समझा।
अब हम अगले जो सेशन है उस नेक्स्ट सेशन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव पर बातचीत करेंगे।